सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, ये डेविटा का है, ठीक है, पुरानी वाली। फिर उसके बाद मैंने स्लाइड्स का भी लिखा है। सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल कंपोज ऑफ 1 in billion ब्लड सेल्स, शोर्ट मैकेनिज्म हाउ ट्यूमर मेटास्टेसाइज एंड हाई लेवल एंड क्लस्टर ऑफ सेल्स पोर्टेंड अ पुअर आउटकम। ट्यूमर मेटास्टेसाइज कैसे होता है और उनका पुअर आउटकम होता है। ठीक है, तो अभी दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल मोडालिटीज जो डेवलप करती है कैसे सीटीसी हमको देखना है, एंड सेल सर्च ऐसे विच आर अप्रूव्ड बाय एफडीए फॉर असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट विद द ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो जब ये बुक बनी थी तब ये 3 कैंसर ही थे, पर अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे हो गए। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स जब मोर देन 5 और इक्वल टू 5 इन 7.5 ml ब्लड में अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर वर्किंग ग्रुप 3 ने सीटीसी के चेंजेस को देखा, इज फ्रॉम अनफेवरेबल टू फेवरेबल, कुड बी यूज इन द क्लिनिकल ट्रायल एंड पॉइंट। मतलब पहले वो अनफेवरेबल था, फिर हमने ड्रग दिया, उसके बाद वो फेवरेबल हो गया, तो ये हम एज ए यूज़ कर सकते हैं डिसीज़ मॉनिटरिंग में। फिर सेल फ्री डीएनए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। 1948 में किसी भी लोग ने देखा कि प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन अ नॉन सेलुलर फ्रैक्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड, एंड इसको टर्म बोलते हैं सेल फ्री डीएनए। तो ये जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल क्या होता है कि कोई भी ट्यूमर सेल्स में वो इतना बड़ा प्रोलिफरेट हो गया कि उसकी वेसल्स जो है पेरिफेरी तक नहीं पहुंच पा रही है, तो पेरिफेरल जो सेल्स थे वो टूट के ब्लड में गिर गए। पर वो जो ट्यूमर सेल्स हैं वो अभी तक पूरे पूरे कंप्लीट ट्यूमर सेल्स हैं, तो वो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हैं, टूटे नहीं है। पर सेल फ्री डीएनए और सेल ट्यूमर डीएनए जो है वो जो सेल था, वो सेल जब ट्यूमर लाइसिस हुआ या फिर नॉर्मल सेल्स की अपनी लाइफ स्पैन होती है, वो लाइफ स्पैन को जब वो क्रॉस कर गया तो वो डाई होगा। तो उससे जो डीएनए के कंपोनेंट्स बने उसको सेल फ्री ट्यूमर डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए हार्बरिंग म्यूटेशंस, डीएनए में सब म्यूटेशंस तो जीन में ही हो रहे हैं। तो हम म्यूटेटेड केरास, पेनक्रियाटिक कैंसर, म्यूटेटेड एनरास, एएमएल, ये सब हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो डीएनए हम हार्बर का करेंगे पेशेंट के प्लाज्मा से, उसमें से सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए मिल जाएगा हमको। तो सर्कुलेटिंग फ्री ट्यूमर डीएनए फ्रेगमेंट रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द ट्यूमर सेल रेस्ड होप्स कि हम सिंपल ब्लड टेस्ट से ही डिफाइन कर पाए कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या फेलियर हो रहा है। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए रिटेन्स शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड, ये जो रहते हैं इंसर्शंस, डिलीशंस, एब्रेशंस, एपिनेटिक चेंजेस, कुछ भी म्यूटेशन हुआ वो सब हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर इंक्लूडिंग ट्यूमर बर्डन एंड बायोलॉजी, द फ्रैक्शन ऑफ सेल फ्री डीएनए डेराइव फ्रॉम वेरियस कम फ्रॉम 0.1% to 90%, एंड फ्रॉम रेसिडुअल डिसीज एज लो एज 0.001% तक हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोअर लिमिट ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्रिटिकल फीचर ऑफ ट्यूमर डीएनए इज द मेथड टू बी यूज्ड फॉर द ट्यूमर सर्वेलेंस। तो कोई नोन एंड रिकरेंट म्यूटेशन है तो हम वो पीसीआर से देख लेंगे, अगर अननोन इनफ्रीक्वेंट म्यूटेशन है तो हम सीक्वेंसिंग से देख लेंगे। ठीक है, hypermethylated CpG island and the global hypomethylation commonly occur quite stable and potential quantifiable। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक कि कट ऑफ वैल्यूज़ क्या है सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल की। ये पुरानी, अभी तो चेंज मतलब नए में और कैंसर्स आ गए हैं। पहले क्या था कि प्रोग्नोसिस फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, नंबर ऑफ सीटीसी से हम आइडेंटिफाई करते थे। ब्रेस्ट कैंसर में 0 to 4 है तो फेवरेबल है, मोर देन 5 है तो अनफेवरेबल है। प्रोस्टेट में 0 to 4 फेवरेबल है, मोर देन 5 अनफेवरेबल है। कोलोरेक्टल में सिर्फ 0 to 2 सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स फेवरेबल है और मोर देन 2 अनफेवरेबल है। तो हम ये नंबर ऑफ सेल्स किसके लेवल में बताएंगे, 7.5 ml ऑफ ब्लड में जाएंगे।
तो लिक्विड सैंपल प्रोसेस कैसे होगा, रियल टाइम पीसीआर से या एनजीएस से। ठीक है, अब आ जाओ लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी क्या है? एनालिसिस ऑफ सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए कैन बी द प्रिंसिपल एंड प्रोवाइड सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑपरेटेड फ्रॉम द टिश्यू. The levels of cell-free DNA are typically higher in the cancer patients than healthy individual, creating possible to screen for the presence of disease through the simple blood test. तो जो हम टिश्यू पोक कर करके टिश्यू ले रहे हैं, अगर हमने सफिशिएंट अमाउंट में सेल फ्री डीएनए निकाल लिया तो हम बता पाएंगे कि पेशेंट की रिस्पॉन्स करेगा ट्रीटमेंट को, नहीं करेगा, उसकी डायग्नोसिस क्या है, सर्जरी प्रॉपर हुई है कि नहीं, ये सब हम रिस्पॉन्स असेसमेंट भी कर लेंगे। सेल फ्री डीएनए इज डिफिकल्ट फ्रॉम, ये इसमें सीटीडी सीटीसी नहीं आता है लिक्विड बायोप्सी में? हाँ, लिक्विड बायोप्सी में सीटीसी भी आता है मुझे लगता है। सीटीसी भी आता है। सेल फ्री डीएनए देखो, लिक्विड बायोप्सी में सेल फ्री डीएनए, ctDNA, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, हम तीनों निकाल सकते हैं। लिक्विड बायोप्सी इज अ मेथड ऑफ टेकिंग ऑल दिस सेल्स, ठीक है, पर सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल इज अ पार्ट ऑफ वन फ्रेगमेंट विच इज इन द लिक्विड बायोप्सी। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल पे सेपरेट क्वेश्चन आया था, इसलिए सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल पढ़ा दिया। अभी लिक्विड बायोप्सी पढ़ा रही हूँ। लिक्विड बायोप्सी में सेल फ्री डीएनए, सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल सब आएगा, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए जो रहता है वो डिफाइंड कैसे होता है? प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन। जो ट्यूमर में म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो उसको सेल ट्यूमर डीएनए बोलते हैं। These somatic mutations are commonly single base pair substitution or only in the presence of genomics of cancer cells or precancerous cells and are present in the DNA. Normal cell कभी कभी present होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि जर्मलाइन म्यूटेशन है कि सोमैटिक म्यूटेशन है? ये पता नहीं कर पाएगा। मान लो तुमने कोई टिश्यू लिया, उसमें कोई म्यूटेशन आई और म्यूटेशन सोमैटिक है कि जर्मलाइन है, ये वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज जर्मलाइन म्यूटेशन तो एवरी उसमें प्रेजेंट रहेगा, एवरी सेल में प्रेजेंट रहेगा, और जो सोमैटिक म्यूटेशन होगा वो सिर्फ ट्यूमर सेल में प्रेजेंट रहेगा। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जर्मलाइन है कि सोमैटिक है? ठीक है, तो सेल ट्यूमर डीएनए जो रहता है ऑफर स्पेसिफिसिटी एज ए बायोमार्कर। सेल फ्री डीएनए डेराइव फ्रॉम द ट्यूमर सेल्स, ऑफन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन लेस देन 1% ऑफ द टोटल सेल फ्री डीएनए, दस लिमिट द वे टू अप्रोच। इसलिए हम सेल फ्री डीएनए बहुत लिमिटेड अप्रोच में यूज़ करते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट कर पाना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो सिर्फ लेस देन 1% ऑफ द ट्यूमर सेल्स में रहता है। तो किससे करेंगे? एनजीएस या डिजिटल पीसीआर। Liquid biopsy detection of the tumor specific genetic alteration in the patient blood often referred to as listed biopsy application. तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है? एक तो सेल फ्री डीएनए को हम एनालाइज कर सकते हैं, उसका जीनोटाइप पता कर सकते हैं ट्यूमर का, व्हेन टिश्यू सैंपल जो था हम उसको पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मान लो वो बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम अगर सेल फ्री डीएनए से हमको जीनोटाइप मिल गया तो इट विल बी हेल्पफुल। सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए फ्रेगमेंट्स कंटेन आइडेंटिकल जेनेटिक म्यूटेशन जो ट्यूमर में रहता है, तो हम ब्लड सैंपल से ही म्यूटेशन पता कर लेंगे। हमको टिश्यू बायोप्सी कर सकी। पैनक्रियाटिक कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर में मोस्ट कॉमन म्यूटेशन केरास होता है, मोर देन 80%। तो अगर हमको केरास म्यूटेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स में मिल गया तो हमको ईयूएस में या फिर ऐसे में हम बायोप्सी नहीं ले पा रहे पैनक्रियास का, तो हम ऐसे ही डायग्नोसिस कर लेंगे। तो मॉनिटरिंग ऑफ द ट्यूमर बर्डन, तो इसमें इसने एक बार बताया कि इसे कोलोरेक्टल कैंसर है। कोलोरेक्टल कैंसर में हमने बेस लाइन पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही उसका सीटीसी करा लिया, फिर हमने उसको ऑपरेशन करने के बाद हमने उसका 1 हफ्ते बाद फिर से सीटीसी कराया। तो हमारा ऑपरेशन कितना अच्छा हुआ है, रेसिडुअल डिसीज़ बचा है कि नहीं बचा है, वो सब हमको जज करने में हेल्प करेगा। और इसने ये भी बोला कि अमर एमएस स्टेज 2 में हमको कीमो देना है कि नहीं देना है। तो किसी पेशेंट का मान लो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल प्री और पी बढ़ा हुआ था, मान लो 10 to 20 ऐसे कुछ बेकार वाला था,
पोस्ट ऑप भी उसका सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल बढ़ा ही हुआ है, ऑपरेशन करने के बाद भी सीटीसी अगर बढ़ा ही हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बिना एमएसआई टेस्टिंग के ही एडजुवेंट कीमो दे सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्यूमर बर्डन की मॉनिटरिंग करने में हमको हेल्प करेगा। बिकॉज एक और इम्पॉर्टेंट बात बताया कि सिटी स्कैन में कोई भी चीज़ डिटेक्ट होने के लिए 10⁻7 सेल्स का क्यूमुलेशन होना चाहिए, तभी वो सिटी स्कैन में डिटेक्ट होगा। पर जो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल है और ये लोग हैं, ये 10⁻5 सेल्स में ही 1 लाख सेल्स में ही डिटेक्ट हो जाते हैं। तो वो सिटी स्कैन में डिटेक्ट हो उससे पहले ही सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल उसको डिटेक्ट कर सकता है, ये उसकी बेनिफिट है। तो लिक्विड बायोप्सी डिटेक्टिंग द ट्यूमर स्पेसिफिक जेनेटिक अल्टरेशन इन द पेशेंट ब्लड ऑफन रेफर टू लिप्री, तो पढ़ ही लिया था। टू मॉनिटर जीनोमिक ड्रिफ्ट, अगर पहले मान लो पेशेंट केरास, अब जैसे कि कोलोन कैंसर है, कोलोन में हमने पहले देखा कि पेशेंट को केरास म्यूटेशन नहीं है, तो हम आराम से सिटुक्सीमैब दे रहे हैं और सिटुक्सीमैब रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो हम फिर से उसको बायोप्सी कहाँ से करेंगे, हम तो ऑपरेट ही कर चुके हैं, ट्यूमर है ही नहीं। तो अब हम सेल फ्री डीएनए और ट्यूमर सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल अगर उसके बॉडी में है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि अब केरास म्यूटेशन है कि नहीं है। तो अब मान लो वो सिटुक्सीमैब जो काम नहीं कर रहा था, हमने दोबारा से सीटीसी में चेक किया, उसमें वो केरास म्यूटेशन प्रेजेंट है, तो सिटुक्सीमैब किसी काम का नहीं है। तो इसको बोलते हैं जीनोमिक ड्रिफ्ट। तो जीनोमिक ड्रिफ्ट अपन को मेजर करने के लिए, फॉर दिस एनालिसिस सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए इन द प्लाज्मा सैंपल्स टू ऑब्टेन प्री ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पोस्ट ट्रीटमेंट कैसा है, उसका अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म, हमारा रेजिस्टेंस तो नहीं आया थेरेपी में, इन सबको एनालाइज करना है। ठीक है, तो क्लिनिकल एप्लीकेशंस, सेल ट्यूमर डीएनए डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कैंसर सर्कुलेटिंग वायरल डीएनए टू आइडेंटिफाई वायरल रिलेटेड कैंसर्स, allow the patient selection, stratification and guiding therapies and intervention, to monitor resistance and response in the real time as well as minimal residual disease, and reveal tumor molecular heterogeneity, actionable target for the therapeutic intervention. Monitoring microsatellite instability, तो MSI testing, KRAS mutation और ब्राफ एनरास इम्यूनोथेरेपी वाला, वो हर चीज़ हम इससे ही डिटेक्ट कर सकते हैं। ctDNA एनालिसिस फॉर द डिसीज मॉनिटरिंग मेटास्टेटिक पेशेंट नाउ क्लिनिकली एप्लीकेबल, मच लेस नॉन इफेक्टिव इन द लेस लिक्विड बायोप्सी। मतलब जो मेटास्टेटिक पेशेंट है उसमें भी हमारी जो ड्रग्स है वो कैसे काम कर रही है, ये आजकल नॉन इफेक्टिवनेस, मतलब अभी तो मेटास्टेटिक सेटिंग में लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इन सब में अगर हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे अगर हमारा सीटीसी सेल्स का काउंट कम हो रहा है, मतलब हमारा रिस्पांस अच्छा हो रहा है दवाई का। तो मैंने अर्ली डिटेक्शन का बता ही दिया कि 10⁻5 सेल्स में डिटेक्ट कर लेता है, और वायरल ड्रिवन जो ट्यूमर्स हैं वो भी जल्दी से डायग्नोज हो जाते हैं इन द सर्कुलेटिंग प्लाज्मा डेराइव्ड एप्स्टीन बार वायरस, क्योंकि ये ईबीवी जो होता है मेनली प्लाज्मा सेल्स को जाके ख़राब करता है पहले। तो नेसोफेरेंजियल कैंसर की स्क्रीनिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ मिनिमल रेसिडुअल डिसीज फॉलोइंग सर्जरी, जो हमको रेडियोलॉजिकल नहीं दिख रही है पर हम उसको सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इन नॉन स्मॉल सेल कैंसर रिकरेंस, ये सब भी हम देख सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट रिसीविंग इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, सबकी मॉनिटरिंग हम इससे कर सकते हैं म्यूटेशन लोड को देख के, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब ये एक है कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस है लिक्विड बायोप्सी के। लिक्विड बायोप्सी डायग्नोस करेगी, स्ट्रेटिफाई करेगी थेरेपेटिक इंटरवेंशन द ट्यूमर बायोलॉजी, तो लंग, पैनक्रियाज एंड कोलोन। ट्यूमर रिस्पॉन्स को मॉनिटर करेगी एंड रेसिस्टेंट थेरेपी को डिटेक्ट करेगी, मेलेनोमा एंड ब्रेस्ट। मिनिमल रेसिडुअल डिसीज को आइडेंटिफाई करेगी विच इज़ अ मार्कर ऑफ प्रोग्नोसिस एंड रिस्क रिलैप्स इन द स्टमक एंड कोलोन। Actionable target understanding tumor heterogeneity and guide effective therapy, molecular evolution in breast and lung.
इम्यूनोथेरेपी, MSI टेस्टिंग स्टेटस, ट्यूमर बर्डन लोड, ये सब भी बता पाएगी। और स्क्रीनिंग, बायोमार्कर फॉर अर्ली वायरल कैंसर और ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग, कोलोन, इन सब में। ठीक है, ये था डेविटा के नोट्स। अभी मैंने जो क्लास पढ़ी थी, तो अब ये जो सेल फ्री डीएनए है वो कोई भी बॉडी फ्लूइड से मिल सकते हैं, ब्लड से, उसके साथ साथ, पर मोस्ट कॉमन ब्लड है, सलाइवा, यूरिन, कोई भी लिक्विड है उससे मिल सकते हैं। तो कौन टाइप के सेल्स होते हैं? सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स होते हैं, सर्कुलेटरी फ्री न्यूक्लिक एसिड होता है, एक्सोसोम्स होते हैं, एंड ट्यूमर एजुकेटेड प्लेटलेट्स होते हैं। तो अभी ये दोनों जो लास्ट वाले हैं, एक्सोसोम्स और ये, अभी रिसर्च में अभी इनका रोल नहीं आया है। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल अगर हम नंबर देखते हैं तो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस है। अगर हम ज़्यादा नंबर में हार्वेस्ट करते हैं तो जेनेटिक अल्ट्रेशंस भी देख सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड फ्री डीएनए से हम ड्रगेबल म्यूटेशन, मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स, प्रोग्रेशन और सेकेंडरी ड्राइवर्स एंड ट्यूमर बर्डन, ये सब पहचान सकते हैं। तो सेल फ्री डीएनए मिलता किस में है? तो सेल फ्री डीएनए जो होता है वो प्लाज्मा में मिलता है, और सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो सेलुलर कंपोनेंट्स में मिलते हैं। तो एक हमारा हमने वायल लिया, उसमें 55% प्लाज्मा होगा, और सेलुलर कंपोनेंट जो होगा वो लेस देन 1% वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होगा, बाकी RBCs होंगे। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हमको सेलुलर कंपोनेंट में मिलेंगे, सेल फ्री डीएनए हमको प्लाज्मा में मिलेगा। सेल फ्री डीएनए के न्यूक्लिक एसिड के फ़ायदे क्या हैं? दे एड्रेस ट्यूमर हिट्रोजेनेसिटी, रिपीटेड ब्लड सैंपल्स हमको लेना ईजी है एज़ कम्पेयर टू रिपीटेड बायोप्सी। लिमिटेशंस क्या हैं? बहुत सारे फ्रेगमेंटेड डीएनए मिलते हैं, तो हमको कभी कभी उतना ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड पता नहीं चलता है। लो फ्रैक्शन ऑफ ट्यूमर न्यूक्लिक एसिड होता है, और लिमिटेशंस ऑफ अवेलेबल डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास अभी उतनी अच्छी नहीं आई है, ये उसका ड्रॉबैक है। तो वेरिएबल सेल ये ctDNA के क्वांटिफिकेशन के क्या क्या तरीके हैं? ट्यूमर हिट्रोजेनेसिटी, कॉमी नंबर अल्ट्रेशन, ये सब चीज़ें, एपोप्टोटिक, नेक्रोटिक मैक्रोफेजेस, लिम्फेटिक ड्रेनेज, रीनल फंक्शन, ये सब चीज़ें ना इसके क्वांटिफिकेशन में अफेक्ट करेगा। कौन सी चीज़ इसको कितना तोड़ रही है। इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो हम जो कंपोनेंट निकालेंगे उस पर इन्फ्लेमेशन वाले सेल्स ज़्यादा आएंगे, ट्यूमर डीएनए वाले कम आएंगे। तो ये सब इसमें वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे डीएनए को निकालने में। तो आजकल 2 अप्रोचेस हैं जिससे हम सेल फ्री डीएनए मेजर ट्यूमर डीएनए मेजर करते हैं, दैट इज़ PCR मेथड एंड दैट इज़ टारगेटेड अप्रोच। टारगेटेड अप्रोच क्या? जैसे कि हमें लंग में EGFR पता है, कोलोन में हमको KRAS पता है, पैनक्रियाज में हमको KRAS पता है, तो हमको पता है कि हमको किस म्यूटेशन को टारगेट करना है। अगर वैसी हम कोई अप्रोच कर रहे हैं तो उसे टारगेटेड अप्रोच बोलते हैं। और अनटारगेटेड हमको नई सीक्वेंस पता करनी है तो उसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या आयन प्रोटॉन, ये सब अनटारगेटेड अप्रोचेस है। फिर इसके एप्लीकेशन क्या है? जो मैंने बताया था कि मिनिमल रेसिडुअल डिसीज़ को भी डिटेक्ट कर लेगा, और आपको स्क्रीनिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि CT स्कैन और इन सब में डिसीज़ आने का जो टाइम होता है वो जब 10⁻⁷ सेल्स आएंगे तब आएगा, पर सेल फ्री डीएनए या इसके थ्रू 10⁻⁵ सेल्स से पता चल जाएगा। तो हमको ये जो 2-4 लाख का नहीं, उससे ज़्यादा ही हो गया, अब कितने लाख सेल्स है, करोड़ सेल्स है, देख लो, इतने डिफरेंस का टाइम मिलता है जो ये जल्दी डिटेक्ट कर लेगा डिसीज़। फिर पोस्ट ट्रीटमेंट सर्विलेंस करने में हेल्प करेगा, ये अर्ली डिसीज़ में। फिर सिस्टमिक ट्रीटमेंट में हमको म्यूटेशन पता चलेगा, थेरेपी सिलेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, रिस्पॉन्स प्रॉपर आया है कि नहीं, रेसिस्टेंस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट सिलेक्शन, ये लेट स्टेज में है। ठीक है, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में इतनी सारी म्यूटेशंस है जो हमने CDK4/6 इनहिबिटर में भी ये वाला चार्ट पढ़ा था, BRCA1, BRCA2, PALB2, PI3K, PTEN, ESR1। तो ये जो ब्लू वाले जो टेस्ट हैं वो लिक्विड बायोप्सी से होते हैं। तो इसमें से ESR1 म्यूटेशन और माइल्ड प्रोग्रेशन RB1 वाइल्ड टाइप, ये सब सिर्फ लिक्विड बायोप्सी में होता है, ये टिश्यू बायोप्सी में होता ही नहीं है ये टेस्ट। तो
आजकल कुछ टेस्ट जो है वो इसके लिए ही आ गए हैं, जो लिक्विड बायोप्सी से कर सकते हैं, टिश्यू बायोप्सी में नहीं कर सकते। फिर जो ट्यूमर डीएनए है वो हमने टिश्यू निकालते हैं, उसमें हमको पैरेलल सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। ब्लड सैंपल्स में हम निकालते हैं तो हम सर्वाइवल एनालिसिस, रिस्पॉन्स असेसमेंट ये सब कर सकते हैं, जो हम टिश्यू डायग्नोसिस में तो टिश्यू पता कर पाएंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वो सब हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो इसका तरीका क्या है कि हमको पहले ही अपफ्रंट पेशेंट का एक ले लेना है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए ले लेना है, ताकि हम माइक्रोस्कोपिक रेसिडुअल डिसीज़ बचिए कि नहीं, या परसिस्टेंट कैंसर है तो नहीं, तो हम ऑपरेशन के बाद भी उसको लेवल मैच करके देख सकते हैं कि हमको आगे क्या करना है। ठीक है, तो मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर में ये रास, ब्राफ, एमएसआई ये सब चीज़ें की टेस्टिंग लिक्विड बायोप्सी से ही हो सकती है। उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान चेंज कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं कैसे सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हम डिटेक्ट करेंगे, दैट इज साइज के हिसाब से, कोलेजन एडहेशन मैट्रिक्स, डेंसिटी के हिसाब से, मार्कर प्रोटीन्स। दीज आर द मेथड्स हाउ टू आइसोलेट सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स। और सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स हमको मिल गए, उसके बाद हम उसका क्या क्या कर सकते हैं। तो जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं, फिश सीक्वेंस, पीसीआर, इम्यूनोस्टेन, सेल कल्चर, सब कुछ कर सकते हैं उससे। ठीक है, और उसके बाद हमने तुम ऑलरेडी बता दिया है कि सीटीसी लेस देन 3 एंड मोर देन 3। लेस देन 3 रहेगा तो उसका सर्वाइवल अच्छा है, मोर देन 3 है तो उसका प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल ख़राब है। ये स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। तो कोलोरेक्टल कैंसर में लेस देन 3, मोर देन 3 है। तो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल क्या है, पूरा सेल है, तो उसमें आप सेल कल्चर, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए सब देख सकते हो। और सेल ट्यूमर डीएनए या फ्रेगमेंटेड डीएनए मिला हमको बाद में, तो हम उसमें सिर्फ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी दे सकते हैं, प्रोटीन, आरएनए वगैरह कुछ नहीं देख सकते। तो ये सबसे फर्स्ट स्लाइड थी जो मैंने सबसे लास्ट में ऐड हो गई है। तो टिश्यू बायोप्सी एंड लिक्विड बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी इन्वेजिव प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव है और प्रोसेसिंग करने में बहुत टाइम लगता है। ये टिश्यू बायोप्सी के ड्रॉबैक्स है। पर लिक्विड बायोप्सी नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, ये बोल रहा है कि लेस एक्सपेंसिव है, हमको नहीं पता भाई। रैपिड प्यूरिफिकेशन है, होल पिक्चर हमको मिल जाती है। सरोगेट एनाटॉमिक बायोप्सीज करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर हम नहीं पहुंच पाते तो भी हमको मिल जाती है। तो यूजली नॉन सॉलिड बायोलॉजिकल टिश्यू प्राइमरी ब्लड से मिलती है, और कभी कभी यूरिन, सीएसएफ एंड प्लूरल फ्लूइड्स में मिल सकती है। थैंक यू। ठीक है, तो अभी लंग, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल कैंसर, फिर इसने ये बोला कि मेटास्टेटिक डिसीज़ का जो मैंने पॉइंट बताया था कि मेटास्टेटिक डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। तो सिटी स्कैन में जब वो डिटेक्ट होता है, तो ये ऊपर वाली ब्लैक लाइन है ना, ऑरेंज के नीचे, वो सिटी स्कैन में डिटेक्ट होने वाली लाइन है। तो वो तब डिटेक्ट होगा जब 10⁻7 सेल्स होंगे, और जो नीचे वाली ब्लैक लाइन है वो ये बता रहा है कि 10⁻5 सेल्स में है। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है 10⁻2 सेल्स का, वो हमको एक बेनिफिट ऑफ टाइम दे रहा है आइडेंटिफाइंग कि मेटास्टेसिस होने से पहले ही हम डिटेक्ट कर लें, ताकि हम क्योर कर पाए, क्योंकि मेटास्टेटिक डिसीज़ हो गई तो क्योर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एडजुवेंट ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएंगे। तो ये कोलोन स्टेज 2 में ऑलरेडी बता ही दिया है कि अगर पहले से सीटीसी बढ़ा हुआ है और ऑपरेशन के करने के बाद भी सीटीसी बढ़ा ही हुआ रहता है, तो ऐसे पेशेंट को हमको एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी चाहिए। तो हमको एमएसआई टेस्टिंग और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमल रेसिडुअल डिसीज़ एंड मॉलिक्यूलर रेसिडुअल डिसीज़ भी ctDNA से पता चल जाएगी। तो इसने ये एग्जाम्पल दिया था कैसे पता चलेगा कि देखो, एक ये पहले डिसीज़ थी, उसके डायग्नोस्टिक के टाइम पे सीटीसी लेवल बहुत बड़े हुए थे, ये रेड लाइन बढ़ा हुआ दिख रही है। फिर हमने उसको कीमो दे दिया, उसके बाद हमने देखा अभी भी थोड़ा एनहेंसमेंट है। अब वो एनहेंसमेंट कैंसर है कि न्यूमोनाइटिस है, ये हम कोरिलेट करने के लिए सीटीसी देख लेंगे। सीटीसी फॉल है पूरा बेस लाइन पे, बिल्कुल एलिवेटेड नहीं है, मतलब ये न्यूमोनाइटिस है। इसके बाद हम उसको फॉलो अप करने के लिए सीटीसी वैल्यू देखते रहेंगे, क्योंकि इसमें तो तुम देख रहे या तो फाइब्रोसिस है, या न्यूमोनाइटिस है,
या कोई रेसिडुअल डिसीज नहीं बची, तो ये सब को रिलेट करने में हमको सीटीसी हेल्प करेगा। ठीक है। और अगर पोस्ट ऑफ सीटीसी डीएनए किसी का नेगेटिव है तो उसका सर्वाइवल अच्छा है, और अगर उसका पोस्ट ऑफ सीटी डीएनए पॉजिटिव है तो उसका सर्वाइवल बेकार है। तो रेड वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला सीटीसी डीएनए है, और ये नेगेटिव वाला सीटीसी डीएनए है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम इमेजिंग से पहले इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं, मिनिमल रेसिडुअल डिसीज देख सकते हैं, सर्विलेंस में हेल्प हो सकती है, स्क्रीनिंग में हेल्प हो सकती है, और बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि आजकल हर जगह डुर्वालुमैब और ये सब आने लगा है। तो कोलेंजियो सीएनए में भी हम म्यूटेशन HER2 और ये सब चीज़ें देखने लगे हैं। तो वो सब लिक्विड बायोप्सी से पता चल जाएंगी। स्टेज 3 स्टेज 4 कोलेंजियो कार्सिनोमा में भी इसका रोल है। फिर शूडो प्रोग्रेशन क्या है? मान लो हमने निवोलुमैब मेलेनोमा में दिया, और उसके बाद हमको लग रहा है कि हमारी डिसीज़ प्रोग्रेस कर रही है रेडियोलॉजिकली, पर हमने देखा कि इसका जो सीटीसी डीएनए था वो कम हो रहा है, तो मतलब हमारी डिसीज़ रिस्पॉन्स कर रही है, पर वो क्योंकि ट्यूमर इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस और इस सब के कारण उसका साइज बढ़ गया, तो ये शूडो प्रोग्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेगा। अब थैंक यू। डिवाइसेस नाउ सेंट्रल वीनस एक्सेस डिवाइसेस का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? दे हैव द टिप ऑफ द कैथेटर एट द केवोएट्रियल जंक्शन और लोअर थर्ड ऑफ एसवीसी और एट्रियम और अपर पोर्शन ऑफ आईवीसी इफ यू आर कमिंग इन फ्रॉम द फीमोरल एक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली या तो लोअर थर्ड ऑफ एसवीसी, या तो एसवीसी और एट्रियम के जंक्शन पे, या तो एट्रियम के अंदर, या फिर आईवीसी के टिप पे जहाँ पे एट्रियम के अंदर एंटर करती है। ठीक है, सो द सेंट्रल वेनस कैथेटर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। नॉन टनल्ड कैथेटर्स मतलब स्किन के अंदर कोई टनल नहीं है, सीधा वेन के अंदर घुसते हैं। योर टिपिकल सेंट्रल लाइन विच इज ड्यूअल लुमेन, ट्रिपल लुमेन इंक्लूडिंग अ हेमोडायलिसिस permacath. So these are for short term meaning they are only to be used while the patient is hospitalized. Short term up to 3 weeks. Single or multiple lumens we know that they are safe for hospitalized patient. Your typical central line जो रहता है, this is a non tunneled catheter. Tunneled catheter के अंदर नंबर 1 हिकमैन लाइन अपन को सबने देखा रहेगा, कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म वीनस एक्सेस फॉर मोर देन 3 months. हिकमैन लाइन और सेंट्रल लाइन और अपना पोर्टा कैथ में एक ही फर्क है मेन। हिकमैन लाइंस आर दे कम आउट ऑफ द चेस्ट एंड योर पोर्टा कैथ इज कंप्लीटली इनसाइड, तो दे एग्जिट कॉमनली एक्सटर्नली ऑन द चेस्ट, इनसाइड दे आर इन द आईजेवी और सबक्लेवियन। हर हिकमैन लाइन के अंदर एटलीस्ट हमारे यहाँ तो जो डालते हैं उसमें एक डैक्रॉन कफ रहता है जो चेस्ट के एग्जिट साइड के जस्ट प्रॉक्सिमल स्किन के अंदर रहता है, दैट इट कॉजेज अ स्किन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। वहां पे इट गेट्स मतलब वहां पे कीमोपोर्ट और इसमें क्या अंतर है भाई? क्या तुमने हिकमैन नहीं देखा क्या? नहीं, हिकमैन लाइन इसमें फिगर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। कीमोपोर्ट तो लग रहा है यार। गूगल पे फोटो है, गूगल पे फोटो मैंने अभी अभी देखा। हिकमैन लाइन ना बच्चों में यूजुअली डालते हैं। व्हाट हैपेंस इज तुम जो पोर्ट डालते हो ना वैसा ही रहता है। तो पिगटेल तो पेरिफेरली इंसर्टेड अलग है ना, वो पिगटेल नहीं, पिगटेल इज पीआईसीसी नहीं, वो जो बच्चों को पिक लाइन डालते हैं। सुन देखिए बच्चा है तुम्हारा, हिकमैन में क्या होता है, यहीं से जाता है एक्सेस आईजेवी के अंदर, सबक्यू टनल से यहाँ तक आता है स्टर्नम और पैरास्टर्नम रीजन पे, यहाँ से एक लाइन एग्जिट होता है। ठीक है, सो आपका जो पोर्टा कैथ है ना, पोर्टा कैथ इज फ्रॉम हियर इनसाइड द स्किन, यहाँ से वो अंदर जाता है। ये तो कीमोपोर्ट है। हाँ, कीमोपोर्ट। हिकमैन क्या होता है? हिकमैन सेम होता है हार्ट के अंदर, ये पूरा इनसाइड द स्किन, यहाँ से आईजेवी के अंदर गया, यहाँ से भी स्किन के अंदर है, और यहाँ पे स्किन के बाहर आके वो लाइन में होता है। What happens is हिकमैन क्या होता है basically it stays outside the body, the access chamber stays outside the body. अच्छा। What happens is the child does not have to have a prick. जो बच्चों को बहुत प्रिक का इशू रहता है ना, क्योंकि पोर्ट चेंबर के अंदर भी प्रिक तो लगेगा ना, प्रिक तो लगेगा। तो जो बच्चों को प्रिक का बहुत इशू होता है, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव किड्स विद बेसिकली इसका पोर्ट चैम्बर बाहर रहता है।
पोर्ट, इसका ये पोर्ट नहीं होता, इट इज लाइक इट इज अ लॉन्ग चेम्बर विथ ड्यूअल और ट्रिपल, यूजुअली सिंगल, ड्यूअल और ट्रिपल ल्यूमेन। तो वो ये इतना पूरा बाहर रहता है, इसको ये लोग यहाँ पे ड्रेसिंग करके बंद कर देते हैं। तो इतना समझो, इतना पूरा पोर्शन बाहर रहता है और यहाँ पे आपके चेम्बर्स के पास में वो जो अपना single आईवी लाइन का 10 सेंटीमीटर रहता है, हाँ, उस टाइप का कुछ रहता उतना है। बाहर रहता है। तो जो भी पीडियाट्रिशियन नर्सेज है वो इसमें से इंसर्ट करती हैं और वो फिर यहाँ जाता है, फिर स्किन के अंदर से नॉर्मल एज अ पोटा कैट जाता है। तो इसमें स्पेशली फॉर, जैसे हम लोग ना 1 2 3 इयर्स 4 इयर्स तक के चिल्ड्रन को भी डालते हैं ना, तो भी नॉर्मली डोंट पुट अ पोटा कैट, क्योंकि उसका साइज हमेशा अवेलेबल नहीं होता। टाटा में रहता रहेगा, हमारे यहाँ पे हम लोग सिंपली वो अडल्ट में तो 8 फ्रेंच ग्रोशोंग का डालते हैं, तो उससे कम साइज के पोर्ट के चेम्बर्स जो रहते हैं ना, वो हमको मंगाने पड़ते हैं। तो दे टेक टू कपल ऑफ डेज, वो आ जाता है, पर दे टेक कपल ऑफ डेज। तो स्पेशली इन 3 और 4 ईयर चिल्ड्रन, जहाँ पे अभी अभी ये लोग सिर्फ ये समझो ये कर रहे हैं, तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट चल रहा है या ALL का कीमो, तो 1 साल में खत्म हो जाएगा, मतलब लेस देन 1 ईयर चाहिए, तो उसमें हम लोग ये डालते हैं। तो जस्ट लाइक PICC पेरिफेरल, जस्ट लाइक PICC, हिकमैन का भी एक डिसएडवांटेज ये है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चेम्बर दैट इज आउटसाइड, तो उसको तुम वेट नहीं कर सकते, वो तुमको ध्यान रखना पड़ता है, दैट्स इट। PICC की तरह ही रहता है, बट मतलब ये डिसएडवांटेज उसका। बट द एडवांटेज ओवर PICC इज, PICC लाइन इज अ लॉन्ग लाइन ना, वो एंटीक्यूबाइटल फोसा से पूरा यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ पे अंदर जाएगा, जबकि हिकमैन इज स्टिल इट इज शॉर्टर, सीधा यहाँ से एंट्री है और यहाँ कैथेटर का लेंथ इतना ही रहेगा, बाकी ये तुम्हारा सबक्यू टनल और यहाँ से बाहर आता है। तो हिकमैन का डायमीटर इज मोर देन द PICC, इट इज and it is less prone to thrombus therefore, but the disadvantage is it is like a PICC line, you have to क्या बोलते हैं, keep that area, keep that the access channel dry and not wet. That is the disadvantage of Hickman, but advantage again, it is सस्ता है, मतलब it is cheaper than a port but more expensive than a PICC, and PICC lines are usually put under local anesthesia. In case of Hickman, just like a port chamber, you put it under general anesthesia, especially because you're doing it for a child. ठीक है, इंटरनेट पे जाके अगर सर्च करो तो ये सर्च करना हिकमैन, ठीक है। सो सेम चीज है, पोर्ट की तरह ही है, बट द ओनली थिंग इज इट इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मोर देन 3 months नीडेड एंड एग्जिट साइड एक्सपोज्ड रहता है। टोटली इम्प्लांटेबल वीनस एक्सेस डिवाइस मतलब अपना पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट अपन सबको पता है, स्पेसिफिक नीडल रहती है कॉल्ड द हुबर नीडल, जिसके थ्रू पोर्ट को एक्सेस करते हैं। डायमीटर अच्छा रहता है उसका कैथेटर का, सो कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस एंड थ्रोम्बोसिस आर ऑल लेस। मोस्ट पोर्ट्स हैव अ सिंगल ल्यूमेन. Hickman can be double lumen or triple lumen also, and ports are for long term intermittent chemotherapy, not visible outside, ठीक है। And then the PICC which we all know, they are again non, इसको non tunneled क्यों बोला है मुझे मालूम नहीं, टेक्निकली non tunneled ही हुआ ना क्योंकि peripheral vein से गया, ठीक है। तो PICC inserted through a peripheral vein 50 to 60 centimeter long, tip is advanced to reach up to the SPC or right atrium. Again, they have a narrow lumen and therefore are more prone and likely to get thrombosis and occlusion due to narrow lumen and reduced flow rate, ठीक है। प्लस जितना लंबा उसका चैनल है उतना ही उसका पोटेंशियल डैमेज द एंडोथेलियम ज्यादा है, so that is also the case, ठीक है। Now ports we all know, which are totally implantable venous access devices. They can be walled or non-walled, ठीक है। Walled are what we normally use, which is a Groshong port, and non-walled are open ports, which if you have seen, हम लोग ये non-walled ports बहुत कम डालते हैं, और हम लोग जब इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी के लिए पोर्ट डालते हैं ना, तो वो हमेशा non-walled ही रहता है। तो हम लोग तो non-walled ही डालते हैं। हाँ, तो ज्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं है, बट या फर्क ये है कि वॉल्ड पोर्ट से ना वापस चीजें नहीं आती और अनवॉल्ड से आ सकती हैं, कीमोथेरेपी वगैरह वापस भी आ सकती है। हाँ, तो थियोरेटिकल फर्क ये है कि वाल्व वाले पोर्ट को आपको
फ्लश करने की जरूरत कम पड़ सकती है, पर ऐसा कुछ हमने स्पेसिफिकली देखा नहीं है. बोथ ऑफ देम सीम टू बी द सेम एज फार एज कॉम्प्लिकेशन रेट्स एंड ब्लॉकेज आर कंसर्न्ड. Anyhow, the valve-like action prevents entry of blood into the catheter tip while allowing the infusate to flow out, hence reduce the chance of infection and thrombosis. So how do you choose an ideal catheter? ठीक है, so vascular access in a cancer patient, you can have a central line, you can have a Hickman line, which is usually for children. You can have a port or you can have a PICC line. ठीक है, उसमें से PICC line is inserted local anesthesia, इसको जनरल एनेस्थीसिया ये लोकल में भी डाल सकते हैं, बट हम नॉर्मली जनरल में डालते हैं. ये भी जनरल एनेस्थीसिया बिकॉज इट्स अ चाइल्ड, एंड नॉन टनल्ड कैन आर यूजुअली पुट इन द ICU. They may be put under general anesthesia, sedation or even local anesthesia, and they are for use only in the hospital. बाकी ये हॉस्पिटल के बाहर, ये हॉस्पिटल के बाहर, ये भी हॉस्पिटल के बाहर, patient can carry that home also, and therefore they are used for intermittent chemotherapy and other issues. So how do you choose an ideal catheter? Peripheral venous access is not available. That is when you choose a central venous catheter. Prolonged venous access is called for, and infusions are not compatible with peripheral lines. For example, total parenteral nutritions, which now come in both central line based and peripheral line based. So usually central line based are used unless the patient has any contraindication. So in those you need central lines. Hemodialysis के लिए we all know we need a central line, and central venous pressure monitoring के लिए also we need the same. So choice of the central venous access device, वो सब जो इसके indications है वही चीज है. Ideally for children, a port chamber is best because it does not hamper mobility. It does not require any special care. It is always inside the skin, so we have no issues. Pre-operative assessment में simple अपना जो routine है, coagulopathy check करो, bilateral IJV का Doppler करो, अगर कुछ लगता है तो. हम लोग usually नहीं करते हैं unless there is one which is already thrombosed. But अगर लगता है तो करो, otherwise neutropenia, thrombocytopenia, coagulopathy correction करो. That is all that you need. Technique of incision लिखने का जरूरत नहीं है, but whatever the technique ये टाटा मेमोरियल वाला चैप्टर ही है, तो you can read if you want to, but ऐसे कुछ अलग से नहीं है उसमें. Catheter tip position, like we said, it is traditionally placed in the SVC. However, the catheter tip is liable to migrate to the cavoatrial junction or the right atrium during placement due to excess length of or later due to catheter movement. Rare complications specific to intracardiac placement are dysrhythmias, cardiac perforation, cardiac tamponade. If you place it within the SVC, you can have venous perforation, you can have hydropneumothorax, you can have hydromediastinum, you can have venous thrombosis. These are all complications that we normally explain to the patients, which are during insertion. Insertion ke time pe eventually, even if you take the USG guided vascular access, still after the access is done, the advancement is blind. You with experience we know कि smoothly जाता है तो we are in the right place, but the advancement is still blind, so it can at times cause, even while procedure, it can cause a hydropneumothorax, it can cause a pneumothorax, it can cause a tension pneumothorax, it can cause a hydromediastinum, it can cause persistent arrhythmias. So all these are complications which we normally explain to the patient, so there is nothing new in what we are reading. It is just that we are only organizing it a little कि 4 तरह के कैथेटर होते हैं, कब डाले जाते हैं, आइडियल कैथेटर कैसे चूज किया जाता है, और कैथेटर टिप का पोजीशन कहाँ रहता है, वो पोजीशन के हिसाब से उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं. ठीक है, जो हम वर्टिब्रा से चेक करते हैं. Traditionally, a post-op chest X-ray is normally done. The angle of the right main bronchus and the trachea corresponds to the upper border of the SVC. ये याद रखना बस. ये एक्सरे में सेकंड सुप्रास्टर्नल नॉच से अपन मेजर करते हैं ना. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग यूजुअली स्टर्नल एंगल से करते हैं. अगर ये सुप्रास्टर्नल नॉच है तो हम लोग यूजुअली स्टर्नल एंगल को मेजर करते हैं, वहां पे हम लोग वहां तक लेंथ मेजर करते हैं हम लोग. तो पर अगर आपको एक्सरे दिखा दिया एग्जाम में और बोला कि हाउ डू यू नो कि ये मेरे वाले जो पुराने वाले सर, मतलब मुंबई वाले सर थे ना, वो एक सीआम करवाते थे, और सीआम में आई थिंक कोई वर्टिब्रा से C5 से या कोई वर्टिब्रा से कोरिलेट करते थे, शायद T5 या T4 होगा.
हम लोग भी CM यूज करते हैं, but what I found in this NICE was that when you have an X-ray, you can normally ये upper border of the SPC you can normally is normally at the level of the takeoff of right bronchus from the trachea. तो यहाँ पे तुम्हारा SPC का upper border है. The IJV is becoming the SPC here. So just below this should be a catheter tip. बाकी normally we also do this. हम लोग external angle नहीं, sorry ये external notch फिर ये external angle of Lewis, बस वहाँ तक हम लोग measure करते हैं. ठीक है. So catheter care आंसर अगर आता है पेरिफेरल vascular access का इंक्लूडिंग पोटा का है तो also catheter care is important and complications are important. So catheter care क्या है? Flushed and aspirated for blood using a syringe not less than 10 ml. So 10 ml or 20 ml syringe use करना है, 5 ml use नहीं करना है to prevent developing excess pressure within the catheter lumen causing catheter damage. ठीक है, number 1. Number 2, after infusing anything, the catheter is flushed again to remove the infusate from the catheter lumen to prevent clogging. Number 3, dextrose containing infusions, whether you are giving parenteral nutrition, you are giving D5, you are giving DNS, should be meticulously flushed away to provide so that because dextrose provides a nutrient for biofilm formation and therefore catheter related infections. Number 4, the catheter site. If the patient is admitted for say 7 days and central line has been inserted, palliative chemotherapy का patient है, न्यूट्रोपेनिया फीवर के साथ एडमिट हुआ है, आपको ER से कॉल आता है कि बाबा हम लोग सेंट्रल लाइन उसका कैथेटर है, वो पोर्ट चेंबर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने नीडल डाल दिया. नाउ दैट पेशेंट इज इन द वार्ड फॉर 7 days, so make sure that the dressing is changed, it is cleaned, or if you want even the needle is changed every 5 days. ठीक है, so catheter site should be cleaned and dressing changed every 5 days when the ports are being used. The access needle should not be left in situ for more than 1 week. ठीक है, ये हमारे यहाँ ना पेशेंट वो निडल लेके घर चला गया और फिर लौट के आया, पूरा उसकी स्किन रेड हो गई. हाँ, तो इसीलिए you have to remember. Then you have when not using the catheter for a long time. For example, it's a breast cancer patient, HER2 थेरेपी पे था, इसीलिए उसको पोटा कैर डाला था हमने, उसका अभी every 3 weeks HER2 मेंटेनेंस चल रहा है, वो आज खत्म हो गया. So now we don't want to remove the chamber for at least 1 year to see if once we rule out recurrences, हम लोग को at least 1-2 साल नहीं निकालना है. So you are not going to use it. So when you are not using it, flushing of the port with 10 ml of saline or a heparin containing solution, for example, a commercially available Heplock, once a month or once even 2 months is recommended to prevent catheter block. It is recommended. बहुत लोग हमारे इंस्टीट्यूट में ये नहीं करते, बट बहुत लोग देखा है मैंने, 2-3 देखे थे मैंने, they use antibiotic also. मतलब for instance when they are flushing they give 1 gram या 750 units of amikacin in the flushing in the flushing infusate to prophylactic antibiotic, which is also not a very wrong practice. The use of antibiotic lock for prevention of catheter infection is also now advocated routinely. Last, in the case of catheter block, which is a common problem, patients need to be treated with a saline injection and aspiration technique. If this does not succeed, a urokinase or altipase injection may help.